अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट एंड कार्बोनेट। आप सबको मालूम है कि हमारे पास ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड के जो मेटल है वो कार्बोनेट भी बनाते हैं एंड नाइट्रेट भी बनाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि लिथियम या ग्रुप फर्स्ट के जो कार्बोनेट है या नाइट्रेट है उनका स्टेबिलिटी ट्रेंड क्या है ग्रुप में। अब अगर हम देखें लिथियम कार्बोनेट जो बिल्कुल टॉप पे है, तो सबसे पहले कार्बोनेट जो है अगर हम देखें तो वो बिल्कुल एनाइन हमारे पास सेम है, लेकिन जो वेरिएबल चीज़ है हमारे पास वो केटाइन है। लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है एंड लास्ट में हमारे पास सेजियम है। तो अब सबको पता है कि जो लिथियम है उसका जो केटाइन साइज़ है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। अब जब इसका एटॉमिक या आयोनिक रेडियाई स्मॉलेस्ट है, मतलब इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। जब इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये कार्बोनेट एनाइन का ये जो ऑक्सीजन है उसको अपनी तरफ पोलराइज करेगा। जब ये लिथियम इस ऑक्सीजन को अपनी तरफ पोलराइज करेगा तो इसका मतलब है कि कार्बोनेट आयन जो है ये इसमें वीकनेस आ जाएगी, और मामूली सी टेम्परेचर अगर हम इसको देते हैं तो ये थर्मली इसकी ब्रेकडाउन होगी। इसका मतलब है कि ये कंपाउंड जो है ये थर्मली हमारे पास अनस्टेबल है ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ लिथियम और केटायन एंड ड्यू टू इट्स ग्रेटर पोलराइजेशन पावर विल बी ग्रेटर थर्मली अनस्टेबिलिटी। देखिए जो स्मॉल साइज है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन which is inversely proportional to the thermal stability। अगर किसी भी केटायन की पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है तो वो उतना ही थर्मली अनस्टेबल होगा। जब हम ग्रुप में टॉप टू डाउन मूवमेंट करते हैं, सोडियम की तरफ आते हैं, तो सोडियम का जो एटॉमिक रेडियस है या आयोनिक रेडियस है वो लिथियम के मुकाबले में ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इसकी चार्ज डेंसिटी लिथियम के मुकाबले में कम है। इसका मतलब है कि इसकी जो पोलराइजेशन पावर है एनाइन के ऊपर वो कम है। ठीक है, जब ये पोलराइजेशन पावर कम होगी तो कार्बोनेट एनाइन के अंदर जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी बहुत स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू लिथियम कार्बोनेट। ठीक है, और उसकी पोलराइजेशन नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि ये थर्मली स्टेबल है एज कंपेयर टू द लिथियम वन। यही ट्रेंड बिल्कुल फॉलो करता है जब हम स्टेप डाउन करते हैं फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। सबसे लास्ट में हमारे पास है सेजियम। सेजियम मतलब है कि इसका फर्स्ट ग्रुप में लार्जेस्ट आयोनिक रेडियाई है। इसका मतलब है कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो ग्रुप फर्स्ट के मेंबर में सबसे कम है। इसका मतलब है कि कार्बोनेट एनाइन के ऊपर उसकी जो पोलराइजेशन है वो सबसे कम है। तो इसका मतलब है कि एनाइन के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो सबसे स्ट्रांग है एज कंपेयर टू द अदर कार्बोनेट आयन कनेक्टेड टू द अदर ग्रुप फर्स्ट आयोनिक और केटाइन्स। तो इसका मतलब है कि सेजियम कार्बोनेट जो है वो थर्मली सबसे ज़्यादा स्टेबल है। बिल्कुल सेम ट्रेंड यही ट्रेंड फॉलो करता है जब हम ग्रुप टू में टॉप टू डाउन आते हैं। बिल्कुल वही के जब हम नीचे आते हैं तो हमारे पास केटाइन का जो या आयोनिक रेडियाई है वो बढ़ता जाता है और उसका जो पोलराइजेशन पावर है वो कम होता जाता है। ठीक है, और जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड का मुकाबला करें आपस में, तो ग्रुप फर्स्ट में हमारे पास लिथियम है और ग्रुप सेकंड में हमारे पास बेरिलियम है। तो हमने इन दोनों में से सिलेक्ट करना है कि कौन सा थर्मली ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर हमने देखना है लिथियम और बेरिलियम के साइज़ को हमने देखना है कि इसमें कौन सा छोटा है, छोटा केटाइन है। ग्रुप सेकंड का जो बेरिलियम है वो सबसे छोटा एज कंपेयर टू लिथियम। ये इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है और जो इसका एटॉमिक या आयोनिक रेडियाई है वो कम है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो पोलराइजेशन पावर है वो ज़्यादा होगी और ये स्ट्रांगली कार्बोनेट आयन को पोलराइज करेगा, वीकन करेगा, और ये थर्मली जो है सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो इसका मतलब है कि ग्रुप टू के जो कार्बोनेट है या नाइट्रेट है वो ग्रुप फर्स्ट के मुकाबले में थर्मली अनस्टेबल है। तो यही ट्रेंड बिल्कुल कार्बोनेट के लिए भी है और यही ट्रेंड बिल्कुल नाइट्रेट के लिए भी है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।